हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम फिर बात करेंगे एमपीसीएचयू की ऑफिशियल आंसर की के बारे में। और एमपीसीएचयू की हम जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उससे हम 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और आज हम जो रिमेनिंग हमारे 50 क्वेश्चन बच गए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, जो भी तैयारी कर रहे हैं पंजाब सीएचयू, यूपी सीएचयू या फिर किसी भी स्टेट की सीएचयू के एग्जाम हो, सभी सीएचयू के एग्जाम्स के लिए ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो भी होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जिन्होंने एग्जाम दिए उनको पूछ लेना कि बहुत ही सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस जो भी सीएचयू के एग्जाम लगी हुई है उनमें से वापस रिपीट होते रहते हैं। तो आपको कंप्लीट क्वेश्चंस जरूर देखने हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। दोस्तों आप अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर देना ताकि वो भी घर बैठे अपनी तैयारी कर सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कर ले ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज की अपडेट जल्द से जल्दी मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इनकी 51 नंबर क्वेश्चन है। गवर्नमेंट लॉन्च्ड एनपीसीडीसीएस प्रोग्राम टू टारगेट। देखिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था एनपीसीडीसीएस प्रोग्राम, जिसका जो टारगेट था वो क्या था। देखिए एनपीसीडीएस जो वर्ड है इसका मतलब अगर आपको पता है तो आपको इसका आंसर भी पता होगा। एनपीसीडीसीएस का मतलब होता है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, डायबिटीज़ मेलाइटस एंड यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। तो इन जो डिजीज कंडीशन के मैंने नाम बताए इनको प्रिवेंट करने के लिए एक नेशनल प्रोग्राम चलाया गया था, जिसकी यहाँ पे आपको मैंने फुल फॉर्म बता दी है और जिसका नाम जो प्रोग्राम का नाम है वो क्या है शॉर्ट में एनपीसीडीसीएस। तो ये इसका जो टारगेट था वो क्या था। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट कैंसर, नेक्स्ट कार्डियक डिजीज, नेक्स्ट डायबिटीज़, नेक्स्ट ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों मैंने अभी आपको इसका पूरा नाम बताया था, उसमें कितने डिजीज कंडीशन के नाम बोले थे, इन तीनों डिजीज कंडीशन के नाम बोले थे। साथ में एस का नाम भी मैंने आपको बोला था। एस का नाम है यहाँ पे स्ट्रोक, ध्यान रखिएगा स्ट्रोक भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। बाकी यहाँ पे ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछे तो आपको ऑल ऑफ दीज करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछे ऑप्शंस अलग अलग दे तो यहाँ पे आपको इन्हीं ऑप्शंस में से जो चार मैंने आपको ऑप्शंस बताए, कैंसर, डायबिटीज़ एंड कार्डियक डिजीज और स्ट्रोक, अगर इनमें से आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिले तो इनमें से आपको एक ही चूज करना है। बाकी आपको तीन अगर ऑप्शन देते हैं तो लास्ट में आपको ऑल ऑफ दीज जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ग्रुप ऑफ डिजीज करेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स कैपेबल ऑफ इन्वेडिंग एंड एडजेसेंट टिश्यूज एंड इवन डिस्टेंट ऑर्गन्स इज कॉल्ड। देखिए एक डिजीज़ का ग्रुप है जिसकी विशेषता आपको बताइएगी एबनॉर्मल जो सेल्स है उनकी ग्रोथ होना, साथ में यहाँ पे जो कैपेबल फॉर इन्वेडिंग, जो कैपेबल होती है, जो सेल्स की ग्रोथ हो रही है एबनॉर्मल, वो क्या होती है, कैपेबल होती है एक दूसरे को अफेक्ट करने में। जो भी टिश्यूज़ वगैरह है उनको भी ये चपेट में ले लेती है, ऑर्गन तक इसके चपेट में आ जाता है। अगर कैंसर होता है तो वो नहीं देखती कि टिश्यू क्या है, सेल क्या है, ऑर्गन क्या है, सभी को वो अपनी चपेट में ले लेती है। तो इस टर्म को क्या कहा जाता है, यानी कि आपको एक लंबी सारी डेफिनेशन दी गई है। तो ये जो डेफिनेशन वो किसकी है, ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट हाइपरटेंशन, नेक्स्ट कैंसर, नेक्स्ट कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, नेक्स्ट डायबिटीज मेलाइटस। तो सीधी सीधी बात है, अगर एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ हो रही है तो क्या है, कैंसर। क्या है, कैंसर। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, कैंसर। और यहाँ पे कैंसर की डेफिनेशन आपको दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से कैंसर का क्वेश्चन। सीएनसीआई के एग्जाम में तो चलो चलता है कि भाई कैंसर के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्योंकि वो तो पूरा जो इंस्टीट्यूट है वो कैंसर का ही है। लेकिन यहाँ पर भी कैंसर से 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, कैंसर दैट हैज़ स्प्रेड टू रीजनल लिम्फ नोड एंड डिस्टेंट ऑर्गन्स इज कॉल्ड। अगर कैंसर स्प्रेड हो जाए कहाँ पर, एक तो लिम्फ नोड के अंदर और एक जो ऑर्गन्स है उनके अंदर, ऑर्गन्स एंड लिम्फ नोड्स के अंदर अगर कैंसर स्प्रेड आउट होती है तो इसे क्या कहते हैं या इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट प्राइमरी ट्यूमर, नेक्स्ट सेकेंडरी ट्यूमर, नेक्स्ट लिम्फोमा, नेक्स्ट ल्यूकेमिया। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, सेकेंडरी ट्यूमर। क्या कहेंगे इसे, सेकेंडरी ट्यूमर, यानी जो कैंसर है सेल से लिम्फ नोड और ऑर्गन्स दोनों की तरफ क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है, तो ये क्या है, सेकेंडरी ट्यूमर कहलाएगी। प्राइमरी ट्यूमर कहते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह, यानी जो सेल अफेक्ट हो रही है सिर्फ उसी उसी को अफेक्ट करे, उसके अलावा और किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट ना करे। लेकिन यहाँ पे देखिए जो कैंसर है वो स्प्रेड आउट हो रहा है लिम्फ नोड एंड ऑर्गन्स के अंदर, तो ये क्या है, सेकेंडरी ट्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ओबेसिटी आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे,
एडवर्स इफेक्ट आपको पूछे गए थे कि ये जो आपको दिए गए हैं वो सारे के सारे क्या है, एडवर्स इफेक्ट है किसके, ओबेसिटी के, एक को छोड़कर। नीचे दिए गए सारे एडवर्स इफेक्ट है ओबेसिटी के यानी कि मोटापे के, एक को छोड़कर। वो कौन सा है जो ओबेसिटी का क्या नहीं है, एडवर्स इफेक्ट नहीं है। सीधी सीधी ये बात आपको पूछी गई है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट हाइपरलिपिडेमिया, नेक्स्ट ग्लूकोज इंटॉलरेंस, नेक्स्ट हाइपोटेंशन, नेक्स्ट कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, हाइपोटेंशन। जो हाइपोटेंशन है वो एडवर्स इफेक्ट नहीं है किसका, ओबेसिटी का। बाकी जो तीन ऑप्शन आपको दिए गए हैं, हाइपरलिपिडेमिया बिल्कुल है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस भी इसका क्या है, एडवर्स इफेक्ट है, और साथ में जो CHD है ये भी इसका क्या है, एडवर्स इफेक्ट है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ओबेसिटी के एडवर्स इफेक्ट 3 है और एक जो नहीं है वो क्या है, हाइपोटेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीरोप्थेल्मिया कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ईजी और सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा गया है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से जीरोप्थेल्मिया होता है, या फिर आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, जो जीरोप्थेल्मिया है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा विटामिन एडमिनिस्टर किया जाता है। ये आपको सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ये तो पता ही है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कंडीशन क्या है, जीरोप्थेल्मिया, विटामिन ए। तो सीधी सी बात है कि विटामिन ए ही इस पेशेंट को देंगे ताकि इसको जीरोप्थेल्मिया से ट्रीट कर सके, इसको जीरोप्थेल्मिया से बचा सके। तो ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट विटामिन डी, नेक्स्ट विटामिन B6, नेक्स्ट विटामिन ए, नेक्स्ट विटामिन ई। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा आपको आंसर करना था विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायबिटीज मेलाइटिस इज यूजुअली रिकॉग्नाइज्ड बाय। देखिए जो डायबिटीज मेलाइटिस है उसको किससे पहचानते हैं, किससे रिकॉग्नाइज हम करते हैं, क्या देखते हैं जिससे पता चल जाता है कि इस पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस हो रखा है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है एल्ब्यूमिनूरिया, यूरिया के साथ में एल्ब्यूमिन का सिक्रेशन होना। नेक्स्ट है हाई SGPT, जो SGPT लेवल है उसका हाई हो जाना। नेक्स्ट ग्लाइकोसूरिया, नेक्स्ट है यूरिया इन द यूरिन। ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है जो ग्लूकोसूरिया है, यहाँ पे ग्लूकोसूरिया है, ग्लूकोसूरिया का मतलब हो गया कि जो शुगर है वो यूरिन के अंदर प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन थर्ड आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है, ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया डायबिटीज मेलाइटिस को जानने के लिए ये जो ग्लाइकोसूरिया है वो यूज में लिया जाता है। मतलब ग्लाइकोसूरिया से पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विल्सन डिजीज इज करेक्टराइज्ड बाय। देखिए यहाँ पे आपको विल्सन डिजीज का करेक्टरिस्टिक आपको पूछा गया है कि विल्सन डिजीज होती क्या है या फिर विल्सन डिजीज की विशेषता क्या है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, नेक्स्ट एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर इन लीवर, किडनी एंड ब्रेन, नेक्स्ट इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन, नेक्स्ट नॉन ऑफ दीज। दोस्तों आपने पढ़ा होगा विल्सन डिजीज के बारे में। विल्सन डिजीज के अंदर क्या होता है, जो कॉपर है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है। कभी कभार क्या होता है, सिर्फ आपको एक ही वर्ड दिया जाता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर, एक्यूमुलेशन ऑफ जिंक, एक्यूमुलेशन ऑफ कोबाल्ट, एक्यूमुलेशन ऑफ लेड। इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप सोचेंगे कि सर ने तो ये बताया था कि एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर इन लीवर, किडनी एंड ब्रेन, ये तो कहीं ऑप्शन में नहीं था, सिर्फ इतना ही था, तो इसको तो हम करेंगे नहीं, है ना। ऐसा नहीं करना है। विल्सन डिजीज का मतलब है एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर इन लीवर, किडनी या ब्रेन। आपको कोई भी ऑर्गन एक दिया जा सकता है कि जिसके अंदर कॉपर का एक्यूमुलेशन हुआ है, जिसकी वजह से कौन सी डिजीज हुई है, विल्सन डिजीज कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ए कैंसर। देखिए बिल्कुल ईजी से सवाल है, कैंसर का ये 5वां क्वेश्चन आ चुका है। कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी एक जो डिजीज कंडीशन है वो कैंसर नहीं है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट ग्लूकोमा, नेक्स्ट ल्यूकेमिया, नेक्स्ट कार्सिनोमा, नेक्स्ट सार्कोमा। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ग्लूकोमा। और इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है, जो IUP है वो बढ़ जाता है, और IUP को मेज़र करने के लिए, जो IUP है उसको मेज़र करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ये मैंने आपको बताया। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल ऑफ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया इज बाय। देखिए आपको गोल पूछा गया है, जो नेशनल फ्रेमवर्क है यानी कि राष्ट्रीय जो रूपरेखा है उसका एक लक्ष्य है मलेरिया एलिमिनेशन को लेकर। तो भारत के अंदर जो मलेरिया उन्मूलन है, देखिए एलिमिनेशन का मतलब होता है उन्मूलन, और ये राजस्थान CHU के अंदर ऐसे वर्ड्स पूछे गए थे उन्मूलन जैसे। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय रूपरेखा है उसका जो लक्ष्य है वो क्या है, गोल आपको यहाँ पे
पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया गया है, फर्स्ट है 2024, नेक्स्ट 2025, नेक्स्ट 2027, नेक्स्ट 2030। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, 2030। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो 6 साल तक पूछा जा सकता है। 6 क्या, अभी तो 8 साल तक, ये 8-9 साल तक ये पूछा जा सकता है, क्योंकि 2030 इसका लक्ष्य रखा गया है। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सीएचओ की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the national health program that aim to reduce maternal mortality among pregnant women by encouraging them to deliver in government health facilities is called। देखिए क्या है क्वेश्चन के अंदर, जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है उनका एक उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, जो मैटरनल मोर्टेलिटी है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है उनकी जो मैटरनल मोर्टेलिटी उनको क्या करना, रिड्यूस करना, बाय एनकरेजिंग दैम टू डिलीवर। यानी कि कैसे कर सकते हैं आप जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसको कम, उसको आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि जो एनकरेजिंग है, यानी कि जो डिलीवरी होती है वो गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर करें। यानी कि कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, चाहे पीएचसी हो, चाहे सीएचसी हो, चाहे कोई सा भी और जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर अगर डिलीवरी करवाए तो उससे क्या होगा, जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है वो रिड्यूस होगी। तो ये नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का एक क्या है, उद्देश्य है। लेकिन आपको ये पूछा है कि इस उद्देश्य, जो ये उद्देश्य दिया गया है, इसे गवर्नमेंट ने क्या कहा है, यानी इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट जननी सुरक्षा योजना, नेक्स्ट नवजात शिशु योजना, नेक्स्ट है रोगी कल्याण समिति, नेक्स्ट नॉन ऑफ दीज। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य है जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनकी जो मैटरनल मॉर्टेलिटी है उसको क्या करना, रिड्यूस करना। अब वो कैसे कर सकते हैं, अच्छी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं देकर। तो ये आपको डेफिनेशन पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग लॉन्च्ड ऑफिशियली इन द ईयर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो राजस्थान सीएचओ में भी पूछा गया है। राजस्थान सीएचओ की जो एग्ज़ाम हुई थी 2020 के अंदर, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो भी सीएचओ की एग्ज़ाम्स होती है उनके जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं उन पेपर्स को एक बार आप पढ़ा करो, उनमें से 40 से 50 क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सीधा सीधा सवाल पूछा गया कि जो नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग है वो ऑफिशियली कब लॉन्च किया गया था। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट 1951, नेक्स्ट 1952, नेक्स्ट 1956, नेक्स्ट 2008। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन बी 1952, 1952 को नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इंक्लूड्स। जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है उसके अंदर किस किस को शामिल किया गया है, किस किस को इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट आईईसी एक्टिविटीज़, नेक्स्ट एड्स एजुकेशन, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी टॉक एड्स प्रोग्राम, नेक्स्ट ऑल ऑफ दीज। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑल ऑफ दीज। जो आईईसी एक्टिविटीज़ है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, एड्स एजुकेशन है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, और साथ में जो यूनिवर्सिटी है टॉक एड्स प्रोग्राम, जो भी एड्स प्रोग्राम के लिए जो भी बातें होती है विश्वविद्यालय के अंदर वो भी इसके अंदर इंक्लूड की गई है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अंडर द WHO विजन 2020 प्रोग्राम द सेफ स्ट्रेटजीज एडेप्टेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा गया है। जो WHO का एक प्रोग्राम था 2020 मतलब विजन 2020 यानी विजन 2020, ये WHO का एक प्रोग्राम था जिसके अंदर एक सेफ स्ट्रेटजीज अडेप्ट की गई थी। ये आपको पूछा गया कि जो सेफ स्ट्रेटजी है वो कौन सी डिजीज़ के लिए एडेप्ट यहाँ पे की गई थी, जो रणनीति अपनाई गई थी, स्ट्रेटजी जो सेफ स्ट्रेटजी है उसकी वो कौन सी डिजीज़ के लिए अपनाई गई थी। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ट्रैकोमा, नेक्स्ट ग्लूकोमा, नेक्स्ट डायबिटिक रेटिनोपैथी, नेक्स्ट है ऑनकोसरियासिस। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन ए ट्रैकोमा। ट्रैकोमा जो आई डिजीज कंडीशन है उसके लिए विजन 2020 प्रोग्राम यानी 2020 जो प्रोग्राम है वो रखा गया था, और ट्रैकोमा के लिए सेफ स्ट्रेटजी ट्रीटमेंट के तौर पे यूज की जाती है। मैंने सेफ स्ट्रेटजी के बारे में भी आपको प्रीवियस जो भी MPCH के एग्जाम्स हुए हैं उनके अंदर मैंने आपको बता रखा है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी एलिफेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। जी हाँ, निम्नलिखित में से वो कौन सी सिटी है, कौन सा वो शहर है जहाँ पे हाथी महोत्सव मनाया जाता है।
तो ये हमारे ही जो स्टेट के अंदर मनाया जाता है, लेकिन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये आपको पूछा गया है। देखिए पहले देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है आपको। फर्स्ट बेंगलोर, नेक्स्ट हैदराबाद, नेक्स्ट कोलकाता, नेक्स्ट जयपुर। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन फोर्थ यानी जयपुर आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। आगे कभी भी पूछे कि जो हाथी महोत्सव है वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको आंसर क्या करना है, राजस्थान। या फिर आपको ऑप्शन में दे जयपुर, तो आपको जयपुर यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। राजस्थान के जयपुर में हाथी महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। आपके एग्जाम से 2-3 दिन पहले या 5 दिन पहले, जैसे मतलब 27 को हुआ था, तो 6 दिन पहले जो योगा डे सेलिब्रेट किया गया था, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इंटरनेशनल योगा डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट 21 मई, नेक्स्ट 21 जून, नेक्स्ट 11 जून एंड नेक्स्ट 11 जुलाई। तो देखिए यहाँ पे 21 मई, 11 जून, 21 जून एंड 11 जुलाई। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, आपको ऑप्शन सी 21 जून को। हर साल जो योगा डे है, वो जो इंटरनेशनल योगा डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर क्लासिकल डांस फ्रॉम द तमिलनाडु। आपको ये पूछा गया है कि जो लोकप्रिय डांस है कहाँ का, तमिलनाडु का, वो कौन सा डांस है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट भरतनाट्यम, नेक्स्ट कथक, नेक्स्ट है कुचिपुड़ी, नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन फर्स्ट। ये तमिलनाडु का फेमस जो क्लासिकल डांस है वो क्या है, भारतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। देखिए बिल्कुल सीधा सा सवाल पूछा है कि जो एटमॉस्फेयर है उसका अध्ययन करना, यानी कि मौसम का अध्ययन करना क्या कहलाता है, या फिर मौसम के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है जियोलॉजी, नेक्स्ट है नेफोलॉजी, नेक्स्ट है मेटेरोलॉजी, नेक्स्ट है सेस्मोलॉजी। यानी जो ये है सेस्मोलॉजी, वह भूकंप की विज्ञान है। ओके, यहाँ पे जो नेफोलॉजी है वो क्या है, नभो विज्ञान है। जियोलॉजी क्या है, भूगर्भ शास्त्र है ना। तो ये कुछ अलग अलग यहाँ पे। और जो मेट्रोलॉजी वो क्या है, अंतरिक्ष विज्ञान है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन सी यानी ऑप्शन थर्ड, मेटेरोलॉजी यानी अंतरिक्ष विज्ञान। जो मौसम है उसका अध्ययन किसके अंदर करते हैं, मेटेरोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टेट इन विच कोणार्क टेम्पल इज प्रेजेंट। देखिए जो कोणार्क का मंदिर है, जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क का जो मंदिर है, मतलब सूर्य मंदिर आप बोल सकते हैं, वो कौन से राज्य में स्थित है, ये आपको पूछा गया। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट वेस्ट बंगाल, नेक्स्ट उड़ीसा, नेक्स्ट नागालैंड, नेक्स्ट आसाम। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था ओडिशा। ऑप्शन सेकंड आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। अगर आपको पूछे कि सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है या फिर कोणार्क टेम्पल कहाँ पर स्थित है, तो आपको आंसर क्या करना है, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A 5-year-old child is admitted in hospital. The best nursing action for parents who are displaying anger and guilt is। देखिए एक 5 साल का बच्चा एडमिट हुआ है कहाँ पर, हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन आपको आगे क्या पूछा गया, बेस्ट नर्सिंग एक्शन फॉर पेरेंट्स। जो आपका बेस्ट नर्सिंग एक्शन है वो पूछा गया है किसके लिए, जो पेरेंट्स है वो क्या है, एंग्री है एंड गिल्ट है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं जो पेशेंट है यानी जो बच्चा भी एडमिट हुआ है, उसके जो माता पिता है वो क्या है, वो उस बच्चे पे एंगर हो रहे हैं और गिल्ट महसूस कर रहे हैं। तो उसके लिए नर्स वहाँ पे उनको क्या सबसे मतलब सबसे अच्छा एक्शन वहाँ पे नर्स क्या उनको बताएगी इसके बारे में। देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए, फर्स्ट गिव पर्सनल एग्जाम्पल दैट आर सिमिलर टू देयर सिचुएशन, नेक्स्ट डिस्ट्रैक्ट देयर अटेंशन फॉर समथिंग्स लेस पेनफुल, नेक्स्ट एक्सप्लेन द डेंजर टू एक्सेस एंजाइटी एंड गिल्ट, नेक्स्ट एंटिसिपेट देयर इमोशनल रेस्पॉन्सेज एंड एनक्लोज दैम। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपको करेक्ट आंसर करना था, एंटिसिपेट देयर इमोशनल रेस्पॉन्सेज एंड एनक्लोज देम। जो उनके पेशेंट्स इस बच्चे के प्रति जो एंगर और गिल्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं उसके प्रति आपको एंटिसिपेट करना है, उनको इमोशनली आपको ठीक करना है। ऐसे नहीं है कि आप पेशेंट के जो माता पिता है
वो आपको कुछ कह रहे हैं, आप उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हो, गुस्सा नहीं करना है। जो वो बोल रहे हैं उसकी सिचुएशन को आपको समझना है, उसके बाद उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट अच्छे से देना है कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। ऐसा ऐसा बच्चों जो यानी कि बच्चा अगर यहाँ पे गया था, मान लीजिए किसी प्रकार कोई एक्सीडेंट हो गया, फिर खेलने गया था और वहाँ पे लग गई, तो आपको समझना है कि ये तो बच्चे खेलने जाते हैं और है, मतलब कुल मिला के आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट अच्छे से पेरेंट्स को देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when a child in acute phase of nephrotic syndrome, which of the following is an essential measure the nurse should take? देखिए जो पेशेंट है, जो बच्चा है, वो कौन सी फेज में है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की एक्यूट फेज के अंदर है। अब आगे क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल मेजर, यानी आप वहाँ पे जो नर्स है, यानी कि आप तो नर्स ही हो वहाँ पे, तो आप सबसे पहले कौन सा मेजरमेंट करोगे, यानी कि कौन सा वो मेजरमेंट है, कौन सा वो उपाय है जिससे आप पता लगाओगे कि ये जो बच्चा है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की किस में, एक्यूट फेज के अंदर है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है यूरिन डेप्स्टिक टू बी डन एवरी हावर, नेक्स्ट है मेजर एब्डोमिनल गर्थ एवरी 2 आवर, नेक्स्ट चेक हेमेटोक्रिट वैल्यू एवरी 12 आवर, नेक्स्ट है वेट द चाइल्ड डेली। तो आपको यहाँ पे जो मेजरमेंट करना है वो कौन सा करना है, यहाँ पे आपको जो मेजरमेंट करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फोर्थ, वेट द चाइल्ड डेली, जो बच्चा है उसका रोजाना जो वेट है वो आपको मेजर डेली करना है। अगर वो नेफ्रोस्टिक जो सिंड्रोम है उसके एक्यूट फेज के अंदर है, तो आपको एज ए नर्स वहाँ पे जो आपको एसेंशियल जो मेजरमेंट करना है वो क्या करना है, जो बेबी है उसका वेट जो है वो डेली आपको चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली फाइंडिंग ए नर्स शुड एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व इफ ए पेशेंट वियर टू डेवलप थ्रोम्बोफ्लेबाइटिक फॉलोइंग एन इंटरवेंशन इन्फ्यूजन। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे कंप्लीट वैसे हिंदी में दे रखा है तो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इन अर्ली फाइंडिंग, यानी कि आपको निम्नलिखित में से एक वो अर्ली फाइंडिंग बतानी है जो नर्स एक्सपेक्ट करती है, यानी कि ऑब्जर्व करती है जिस पेशेंट को क्या हुआ है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, और ये क्यों हुआ है, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन की वजह से। तो ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है मॉटलिंग एंड कूलनेस, नेक्स्ट इरिदमा एंड हीट, नेक्स्ट है लीकेज ऑफ फ्लूइड एंड नमनेस, नेक्स्ट पैलर एंड स्वेलिंग। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सेकंड, इरिदमा एंड हीट। इरिदमा एंड हीट, ये जो आपको फिर दो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस किसी पर्सन को हुआ है इंट्रावेनस इन्फ्यूजन की वजह से, तो उसमें जो आप ऑब्जर्व करेंगे वो जो कंडीशन आपको देखने को मिलेगी इस कंडीशन के अंदर, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के अंदर, वो क्या होगी, एरिदमा एंड हीट, ये आपको उसके अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइल प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन इन द कम्युनिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ और ऑस्टियोपोरोसिस द नर्स शुड एम्फसाइज ऑन। देखिए आप एज ए नर्स वहाँ पे कम्युनिटी के अंदर क्या कर रहे हैं, आप हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं किसके प्रति, ऑस्टियोपोरोसिस के प्रिवेंशन के लिए आप क्या कर रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आगे देखिए, द नर्स शुड एम्फसाइज ऑन, नर्स ऐसा कौन सा वो टॉपिक है या ऐसी वो कौन सी बात है जो सभी कम्युनिटी के मेंबर्स को बताएगी कि आप इससे ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है एलिमिनेटिंग स्मोकिंग, नेक्स्ट है मिनिमाइज सन एक्सपोजर, नेक्स्ट रेस्ट्रिक्टिंग सोडियम इंटेक, नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टिंग एक्सरसाइज। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, एलिमिनेटिंग स्मोकिंग, यानी जो धूम्रपान आप कर रहे हैं वो धूम्रपान आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो ये आपको कम्युनिटी के अंदर जो आप हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बचाव के लिए, तो ये आपको उनको बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायग्नोसिस ऑफ ए पेशेंट assigned to the nurse is right-sided heart failure. Which of the following condition a nurse can expect while assessing? देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको पूछा गया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि ये एम्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पेशेंट है जो डायग्नोस हुआ है, यानी कि जो पेशेंट है वो कौन सा है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर का पेशेंट है। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ए नर्स कैन एक्सपेक्ट वाइल असेसिंग। जब नर्स उस पेशेंट को असेस करेगी तो उसमें क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी कि क्या साइन सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट पेरिफेरल एडिमा, नेक्स्ट डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, नेक्स्ट एसओबी यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, नेक्स्ट सीजर एक्टिविटी। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन ए पेरिफेरल एडिमा। अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर हुआ है किसी भी पेशेंट के अंदर, तो नर्स जो वहाँ पे असेस कर रही है तो उसको जो असेसिंग में मिलेगी, जो फाइंडिंग मिलेगी वो क्या मिलेगी, पेरिफेरल
एडिमा, ये कंडीशन उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है अ वुमेन इज डायग्नोस्ड टू हैव सेवरल एनीमिया सीवियर एनीमिया व्हेन द हीमोग्लोबिन इज बिलो। देखिए आपको पूछा गया कि जब आप एक वुमेन को क्या कर रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं, तो उस टाइम उसके अंदर फाइंडिंग कैसी मिल रही है, सीवियर एनीमिया की। क्या मिल रही है, सीवियर एनीमिया से वो सफ़र कर रही है। लेकिन आपको ये पूछा गया है कि जो सीवियर एनीमिया उस महिला को हुआ है, तो उसमें जो हीमोग्लोबिन है वो किससे कम होगा, यानी जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होना चाहिए था उससे कितना कम होगा, कि जिसको हम काउंट करते हैं किसके अंदर, सीवियर एनीमिया के अंदर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया, फर्स्ट है 7 ग्राम पर डीएल, नेक्स्ट है 10 ग्राम पर डीएल, नेक्स्ट 11 ग्राम पर डीएल, नेक्स्ट है 12 ग्राम पर डीएल। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन फर्स्ट 7 ग्राम पर डीएल। 7 ग्राम पर डीएल से अगर कम हीमोग्लोबिन है तो आप उसे किस में काउंट करेंगे, सीवियर एनीमिया के अंदर। ध्यान रखना, सीवियर एनीमिया के अंदर जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो कब कितना होता है, 7 ग्राम पर डीएल से बिलो। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यूज दैट इज अटैच्ड टू बोन एट द जॉइंट्स इज कॉल्ड। देखिए जो फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, जो बोन के साथ में क्या होते हैं, अटैच होते हैं, और बोन के साथ जो जॉइंट्स बने होते हैं उनसे भी अटैच होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में फर्स्ट कार्टिलेज, नेक्स्ट टेंडन, नेक्स्ट नर्व्स, नेक्स्ट मसल्स। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन फर्स्ट कार्टिलेज आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैक्सीन टू कंट्रोल डायरिया इज, बिल्कुल सीधा और सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है। वैक्सीन कौन सी वो वैक्सीन है जो डायरिया को कंट्रोल करती है, डायरिया को कंट्रोल करने के लिए यूज ली जाती है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट न्यूमोकोकल, नेक्स्ट रोटा वायरस, नेक्स्ट साल्क, नेक्स्ट एचआईवी। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सेकंड रोटा वायरस। अगर आपको पूछे कि इन्फेंट्स के अंदर या फिर बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, या फिर मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, रोटा वायरस। आपका आंसर क्या होगा, रोटा वायरस। तो यहाँ पे अगर डायरिया को आप कंट्रोल करना है तो कौन सी वैक्सीन देनी है, रोटा वायरस की वैक्सीन आपको देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रायोरिटी इंटरवेंशन अंडर एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम आर। देखिए जो एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम है उसके अंडर जो प्रायोरिटी इंटरवेंशन है, यानी कि जो प्राथमिक उपचार है, आप एक प्रकार से बोल सकते हैं कि जो प्रायोरिटी मैनेजमेंट है वो आप क्या देंगे। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, नेक्स्ट प्रिवेंशन हेल्थ चेकअप्स, नेक्स्ट ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑल ऑफ दीज। अगर आप एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम के अंदर गए हैं और आप हेल्थ एजुकेशन वगैरह दे रहे हैं तो आप क्या क्या बताएंगे उनको, आयरन एंड जो फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन है, यानी कि जो टेबलेट्स है वो लेनी है। साथ में मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी आपको रखनी है, गर्ल्स को आपको बताना है। नेक्स्ट प्रिवेंशन हेल्थ चेकअप्स, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप यहाँ पे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, यानी कि जो हेल्थ चेकअप्स है वो भी आपको टाइम टू टाइम करवा लेने, जिससे आपको किसी भी बीमारी के होने से पहले ही बचाया जा सके। तो ये क्या है, सारी की सारी क्या है, प्रायोरिटी इंटरवेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द की एक्टिविटीज अंडर मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम आर। देखिए आपको यहाँ पे पूछा गया है कि जो की एक्टिविटीज़ है किसकी, मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो स्कीम है उसकी, वो कौन कौन सी है या कौन सी है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है सेफ डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स, नेक्स्ट है सोर्सिंग द परचमेंट ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स, नेक्स्ट स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स, नेक्स्ट ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑल ऑफ दीज। जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, ये जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम है उसके अंदर ये तीनों के तीनों क्या है कि एक्टिविटीज़ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी वायरस एक्सेप्ट। जो एचआईवी वायरस है उसके ट्रांसमिट होने की सारे के सारे क्या है, रूट है, जो नीचे दिए गए हैं वो सारे रूट है, एक को छोड़कर, एक्सेप्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है सेक्सुअल ट्रांसमिशन, नेक्स्ट है ब्लड कॉन्टैक्ट, नेक्स्ट है फोमाइट ट्रांसमिशन, नेक्स्ट है मैटरनल फिटल ट्रांसमिशन। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन थर्ड फोमाइट ट्रांसमिशन को छोड़कर जो आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं तीनों ही क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, करेक्ट आंसर फोमाइट ट्रांसमिशन। बाकी जो तीन ऑप्शन दिए गए तीनों से ही क्या होता है, एचआईवी ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इम्पेयरमेंट ऑफ हार्ट फंक्शन ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू द हार्ट कंपेयर्ड
compared to its need caused by obstructive changes in the coronary circulation of the heart is called। बिल्कुल आपको सीधी सी एक डेफिनेशन पूछी गई है, जो CSD आपने पढ़ी होगी उसी की डेफिनेशन यहाँ पे पूछी गई है। देखिए, इम्पेयर्ड हार्ट फंक्शन, जो हार्ट फंक्शन है वो क्या हो चुके हैं, इम्पेयर्ड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड की जो सप्लाई है वो क्या हो चुकी है, इनएडिक्वेट हो चुके हैं। किसकी वजह से? जो हार्ट है वो कंपेयर्ड हो चुका है, यानी कि इसका जो कोज है वो भी आपको दे रखा है, ऑब्स्ट्रक्टिव चेंजेज हुआ है किसके अंदर, कोरोनरी सर्कुलेशन के अंदर। जो हार्ट है उसके अंदर जो कोरोनरी सर्कुलेशन होता है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव चेंजेज हुआ है, उसकी वजह से क्या हुआ है, जो हार्ट के फंक्शन है वो इम्पेयर्ड हुए हैं। तो इस डिजीज को क्या कहा जाता है, यानी कि कौन सी डिजीज कंडीशन की डेफिनेशन आपको दी गई है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट हार्ट फेलियर, नेक्स्ट कोरोनरी हार्ट डिजीज, नेक्स्ट न्यूमोनिया, नेक्स्ट पल्मोनरी फेलियर। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन सेकंड CHD कोरोनरी हार्ट डिजीज की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिशन परिवार विकास इज एन इनिशिएटिव डायरेक्टेड टू। देखिए, जो मिशन परिवार विकास है उसका उद्देश्य क्या है या फिर इनिशिएटिव जो डायरेक्टेड है वो किसको निर्देशित करता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है प्रमोट एंटीनेटल केयर, नेक्स्ट है प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग, नेक्स्ट प्रमोट फैमिली प्लानिंग, नेक्स्ट प्रमोट सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन थर्ड प्रमोट फैमिली प्लानिंग। जो मिशन परिवार विकास है, जो मिशन परिवार विकास है वो किसको इंडिकेट करता है, किसको रिडायरेक्ट करता है, वो करता है फैमिली प्लानिंग के प्रमोशन को। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है प्रमोट फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी डिजीज आर कवर्ड अंडर नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। जो NVBDCB है, NVBDCP, ये एक प्रोग्राम का नाम है जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। उसके अंदर कितनी डिजीज को कवर किया गया है। ऑप्शन में फर्स्ट है 4 अप्रैल, नेक्स्ट 5 मई, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 7 जुलाई। यहाँ पे सिर्फ आपको ये पूछा गया था कि कितनी डिजीज को इसके अंदर कवर किया गया है। आपको ये नहीं बताना था कि 4 अप्रैल, 5 मई, नेक्स्ट 7 जुलाई। आपको यहाँ पे सीधा सीधा आंसर दिया गया था ऑप्शन थर्ड 6, यानी कि 6 डिजीज कंडीशन है जिनको कवर करती है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA, ये आपको फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है नेक्स्ट CHO के एग्जाम में। वाच लॉन्च्ड टू प्रोवाइड फिक्स्ड डे assured comprehensive and quality antenatal care universally to all pregnant women in। देखिए, जो PMSMA है जो लॉन्च किया गया है वो प्रोवाइड करवाता है, यानी कि फिक्स्ड डे एश्योर, यानी कि मेजरमेंट एक परमानेंट मतलब फिक्स्ड डे किया गया है जिससे जो भी प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनको मेजरमेंट किया जाता है, उनका कॉम्प्रहेंसिव एंड क्वालिटी एंटीनेटल केयर भी उनको दी जाती है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको पूछा गया है कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स है जो इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं, मतलब उनको ये जो PMSMA जो लाभ मिलता है वो कौन सी महिलाओं को मिलता है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है सेकेंड ट्राइमेस्टर, नेक्स्ट है सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, नेक्स्ट है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, नेक्स्ट है फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर की जो भी महिलाएं होती है उनको ये जो लाभ है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पैकेज ऑफ माला डी कंटेंस। देखिए, बिल्कुल सीधा सा सवाल पूछा गया है कि जो माला डी आती है उसके अंदर जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती है वो कौन कौन सी आती है और कितनी कितनी क्वांटिटी में आती है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है 25 कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स विथ 3 आयरन टेबलेट, यानी टोटल कितने हो गए 28। नेक्स्ट है 22 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड 6 आयरन टेबलेट, ये भी कितने हो गए 28। नेक्स्ट 21 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड 7 आयरन टेबलेट, ये भी कितने हो गए 28। नेक्स्ट 20 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड 8 आयरन टेबलेट, यानी ये भी कितने हो गए 28। तो ये तो आपको पता चल गया कि टोटल जो माला डी के अंदर जो भी टेबलेट आती है, जो पिल्स आती है वो कितनी आती है 28। जो कंप्लीट 28 टेबलेट्स आती है उनके अंदर भी अलग अलग आपने देखा होगा। अगर माला डी का पैकेट आपने देखा है या फिर आपने कहीं पढ़ा है देखा है तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो 7 टेबलेट आती है वो तो किसकी आती है, वो आती है आयरन की। किसकी आती है, आयरन की टेबलेट आती है 7। ओके, और जो 21 टेबलेट आती है वो कौन सी होती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इनको इंडिकेट भी किया जाता है कि ये लेने के बाद ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, फिर ये लेना है। इस प्रकार से इनको इंडिकेट भी किया जाता है। तो यानी कि ये आपने अगर ये टेबलेट्स देखी है तो आपको पता है, अगर आपने नहीं देखे तो आप अपनी बुक्स को खोलिएगा, उनके अंदर देखिएगा, वहाँ पे सब कुछ आपको दे रखा है।
देखिए आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन थर्ड 21 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड 7 आयरन टेबलेट्स। तो मैंने आपको बता दिया जो ऊपर आती है वो 7 टेबलेट किसकी होती है, आयरन की, और जो रिमेनिंग जो 21 बच जाती है वो कौन सी होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड्स आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो नीचे दिए गए जो भी प्लान्स है, जो मेथड्स है, वो सारे के सारे कौन से हैं, नेचुरल फैमिली प्लानिंग, लेकिन एक नहीं है, एक्सेप्ट यहाँ पे पूछा गया है, एक को छोड़कर सारे के सारे क्या है, नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड है। फर्स्ट है सिम्टोथर्मिक मेथड, नेक्स्ट है सर्वाइकल म्यूकस मेथड, नेक्स्ट है बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड, नेक्स्ट है यूज ऑफ कॉन्डोम्स। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन डी यानी ऑप्शन फोर्थ, यूज ऑफ कॉन्डोम्स। जो कॉन्डोम्स का यूज करते हैं वो नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड नहीं है। बाकी जो तीन ऑप्शन आपको दिए गए, सिम्टोथर्मिक मेथड, सर्वाइकल म्यूकस मेथड एंड बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड, ये तीनों मेथड क्या है, नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज इज। देखिए आपको पूछा गया है कि जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती है उसके अंदर जो हार्मोन होते हैं उसका मोड ऑफ एक्शन आपको पूछा गया है। जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के अंदर जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनका मोड ऑफ एक्शन आपको पूछा गया है कि वो काम क्या करते हैं। फर्स्ट, एनहेंस द सेलुलर रेस्पॉन्स इन द एंडोमेट्रियम, नेक्स्ट इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, नेक्स्ट इंक्रीज स्पर्म मोटिलिटी एंड कैपेसिटेशन, नेक्स्ट क्रिएट द फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर इम्प्लांटेशन। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सेकंड, इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। जो सर्वाइकल म्यूकस है उसकी विस्कोसिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेप्ट। जो नीचे दिए गए हैं वो सारे के सारे क्या है, बैरियर मेथड्स है। जो कॉन्ट्रासेप्शन के बैरियर मेथड्स है एक को छोड़कर, यानी कॉन्ट्रासेप्शन के बैरियर मेथड्स है सारे के सारे एक को छोड़कर एक्सेप्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट देखिए डायफ्राम, नेक्स्ट नोवाटी, नेक्स्ट है वेजाइनल स्पंज, नेक्स्ट है कॉन्डोम। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, नोवाटी। नोवाटी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। ये बैरियर मेथड नहीं है तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, तो ये कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर है, लेकिन ये बैरियर मेथड के अंदर इंक्लूड नहीं की गई है। डायफ्राम बैरियर मेथड है, वेजाइनल स्पंज बैरियर मेथड है एंड कॉन्डोम, ये तीनों क्या है, बैरियर मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड इन। जो नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी है, यानी आप बोल सकते हैं NMH नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम बोल सकते हैं, फिर जो पॉलिसी है वो भारत के अंदर कब लॉन्च की गई थी। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है 1982, नेक्स्ट 1987, नेक्स्ट 1994, नेक्स्ट 2014। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन फर्स्ट 1982। ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कि जो नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी है वो 1982 में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स इन्फॉर्म्स द फिजिशियन अबाउट द deviation of the recovery of the patient by understanding that certain radical actions are necessary is an example of। देखिए यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है, यानी कि आपको एक एग्जाम्पल दिया गया और पूछा गया कि किसका एग्जाम्पल है। द नर्स इन्फॉर्म द फिजिशियन, जो नर्स वो इन्फॉर्म करती है किसको, फिजिशियन को, किसके बारे में, डेविएशन टू रिकवरी ऑफ द पेशेंट, जो पेशेंट है उसकी रिकवरी के बारे में, बाय अंडरस्टैंडिंग दैट सर्टेन रेडिकल एक्शंस आर नेसेसरी, रिमीडियल एक्शंस आर नेसेसरी, यानी कुछ जो उपचारात्मक जो क्रियाएं हैं वो आवश्यक है, उसके बारे में जो फिजिशियन है उसको इन्फॉर्म करती है कौन, नर्स। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स लेवल क्रिटिकल थिंकिंग, नेक्स्ट है कमिटमेंट लेवल क्रिटिकल थिंकिंग, नेक्स्ट बेसिक लेवल क्रिटिकल थिंकिंग, नेक्स्ट एडवांस्ड लेवल क्रिटिकल थिंकिंग। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, बेसिक लेवल क्रिटिकल थिंकिंग। जो नर्स ने ये बताया है फिजिशियन को वो क्या है, बेसिक लेवल क्रिटिकल थिंकिंग है। कोई एडवांस ना जाए, ना ही कोई कमिटमेंट या फिर कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाए। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, बेसिक लेवल। ओके, बेसिक लेवल अपने को पता है और वहीं आप फिजिशियन को बता सकते हैं। एडवांस लेवल फिजिशियन को पता होता है, कॉम्प्लेक्स लेवल भी फिजिशियन को पता होता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्स मस्ट कंसिडर द फॉलोइंग 5 राइट्स वाइल एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशंस एक्सेप्ट। आपने मेडिकेशन के लिए जो मेडिसिन जो एडमिनिस्टर की जाती है उसके जो राइट्स वो आपने पढ़े होंगे। तो नीचे दिए गए सारे क्या है, राइट्स है, एक को छोड़कर। जो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रिंग है उसके राइट्स है एक को छोड़कर। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है राइट पेशेंट, नेक्स्ट राइट पोस्चर, नेक्स्ट राइट टाइम, नेक्स्ट है राइट डोज। तो यहाँ पे सीधा सीधा एक वर्ड है जो गलत है और बाकी सही है। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है, राइट पोस्चर।
बाकी ऑप्शन सारे सही है। राइट पेशेंट को मेडिकेशन आपको देनी है, राइट टाइम पे उनको देनी है, राइट डोज आपको देनी है, ये तीनों सही है। एक जो सही नहीं है वो कौन सा है, राइट पोस्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ टेक्निक ऑफ रिपीटिंग द मेन मैसेज एक्सप्रेस्ड बाय द नर्स इज कॉल्ड एज। जो टेक्निक होती है कौन सी है, मैसेज को रिपीट करने की यानी वापस उसको एक्सप्रेस करने की, वो क्या कहलाती है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है लिसनिंग, नेक्स्ट है रीस्टेटिंग, नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन, नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, आपको रीस्टेटिंग यानी फिर से कहना है। जो मान लीजिए आपको नहीं सुनाई दिया है तो आपको फिर से बोलना है कि आपको फिर से बताना है आप क्या बोल रहे थे, है ना। तो वो क्या कहलाती है, रीस्टेटिंग यानी फिर से आपको कहना है। वो टेक्निक आपको पूछी गई थी जिसमें आप क्या करते हो, वापस एक्सप्रेस करते हो, मैसेज को दोबारा आप बताते हो, तो वो टेक्निक कौन सी होती है, रीस्टेटिंग यानी दोबारा आप कह रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए न्यूबॉर्न इज असेस्ड फॉर अपगार स्कोर एट 5 मिनट्स आफ्टर बर्थ, द स्कोर इज एट, व्हाट डज दिस इंडिकेट। देखिए आपको बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि जो एपगार स्कोर है वो न्यूबॉर्न को असेस करने के लिए यूज लिया जाता है, और ये भी आपको बताया गया है कि 5 मिनट उसके जो न्यूबॉर्न अभी बर्थ हुआ है जिसका, उसके 5 मिनट बाद ही उसके एपगार स्कोर क्या किए जा रहे हैं, असेस किए जा रहे हैं। और जो एपगार स्कोर आप असेस करें उसमें जो स्कोर आपको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 8 यानी 8 स्कोर उसका आ रहा है। तो ये जो 8 जो स्कोर है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, ये आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट नो डिप्रेशन, नेक्स्ट माइल्ड डिप्रेशन, नेक्स्ट मॉडरेट डिप्रेशन, नेक्स्ट सीवियर डिप्रेशन। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट नो डिप्रेशन। अगर अपगार स्कोर में स्कोर 8 आता है तो आपको बताना है कि किसी प्रकार कोई डिप्रेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेनिफिशरीज ऑफ सुमन एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पे सुमन जो है उसके सारे के सारे क्या है, बेनिफिशरीज है, यानी कि सभी के सभी क्या है, लाभार्थी है, एक को छोड़कर, एक्सेप्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है ऑल प्रेग्नेंट वुमेन्स, नेक्स्ट है मदर्स अप टू 6 मंथ्स ऑफ डिलीवरी, नेक्स्ट ऑल सिक न्यूबॉर्न, नेक्स्ट ऑल चिल्ड्रंस अप टू 3 ईयर्स। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन डी ऑल चिल्ड्रंस अप टू 3 ईयर्स, यानी 3 साल से अबव के जो भी बच्चे होते हैं वो सुमन जो है उसका बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं होते हैं, यानी कि इसका जो बेनिफिट है वो बिल्कुल नहीं उठा सकते हैं। बाकी जो 3 ऑप्शन आपको दिए गए ये तीनों इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया ऑब्जर्व्स नेशनल वैक्सीनेशन डे एवरी ईयर ऑन। देखिए अभी कोरोना की वैक्सीन वगैरह चल रही है तो उसी को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि भारत के अंदर जो नेशनल वैक्सीनेशन डे है वो प्रत्येक ईयर यानी प्रत्येक साल कब मनाया जाता है। ऑप्शन में आपको दिए गए, फर्स्ट है 12 मार्च, नेक्स्ट है 18 मार्च, नेक्स्ट है 16 मार्च, नेक्स्ट है 25 मार्च। तो यहाँ पे ये तो पता चल गया कि मार्च में ही मनाया जाता है, लेकिन कब, तो आपको आंसर में क्या करना है, ऑप्शन थर्ड 16 मार्च, 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। और अभी कोरोना की वैक्सीन वगैरह चल रही है तो उसी को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइम इंटरवल बिटवीन द इन्वेजन बाय एन इन्फेक्शियस एजेंट एंड जस्ट अपीयरेंस ऑफ द साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिजीज। आपको वो टाइम इंटरवल पूछा गया है किसके बीच का, जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो अपनी बॉडी के अंदर यानी कि पेशेंट जो भी है उसकी बॉडी के अंदर क्या हो चुका है, वो इन्वेजन हो चुका है यानी कि वो एंटर कर चुका है। एंटर करने के बाद उसके जो साइन सिम्टम होते हैं यानी कि उसने डिजीज़ खोज की और डिजीज़ खोज करने के बाद जो साइन सिम्टम अपीयर हुए, इसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है, जो इंटरवल होता है, उसे क्या कहा जाता है। बिल्कुल सीधा सिंपल आपको सवाल पूछा गया है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट लेटेंट पीरियड, नेक्स्ट क्वारंटाइन, नेक्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड, नेक्स्ट है टर्मिनेशन पीरियड। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन थर्ड इंक्यूबेशन पीरियड। इन्फेक्शन के जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसके बॉडी के अंदर एंटर करने से लेकर साइन सिम्टम अपीयर होने तक का जो इंटरवल होता है, जो टाइम पीरियड होता है, वो क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पर्सन हु ट्रांसमिट्स द मैसेज इज कॉल्ड, यानी कि जो पर्सन्स होते हैं जो मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है एनकोडर, नेक्स्ट रिसीवर, नेक्स्ट डिकोडर, नेक्स्ट थिंकर। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, एनकोडर। एन कोडिंग आपने सुनी होगी, एन कोडिंग और डी कोडिंग अगर आपने पढ़ी है तो आपको ये क्वेश्चन भी आता है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो वो पढ़ लेना एन कोडिंग क्या होती है, डी कोडिंग क्या होती है। दोनों ही एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि टोन ऑफ वॉइस
कुछ जो गाने की सिंगिंग करते हैं, आपने सुना होगा, टोन वगैरह निकालते रहते हैं। आगे देखिए फेशियल एक्सप्रेशन, कुछ जो चेहरा है उसके लटके झटके करते रहते हैं, समझ रहे हो ना। एक्सप्रेशन, यस और नो में जैसे आप एक्सप्रेस करते हो, बोलते नहीं हो, और अपनी नाड़ या गर्दन को आप जो है हिलाते रहते हो, है ना, तो वो क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन। एंड जो बॉडी लैंग्वेज है वो किस टाइप के कम्युनिकेशन को इंडिकेट करती है, यानी कौन से टाइप का वो कम्युनिकेशन कहलाता है। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट वर्बल, नेक्स्ट नॉन वर्बल, नेक्स्ट फीमोरल फॉर्मल, नेक्स्ट है एंड स्ट्रक्चर्ड। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर वगैरह वो सभी किस में आते हैं, नॉन वर्बल में। वर्बल में क्या आता है, आप एक किसी पर्सन को बातचीत करके, यानी कि बोल के आप बता रहे हो कि ये से ऐसे आपको करना है। ये अगर आपने किसी को पूछा है कि खाना खा लिया, तो आपने कहा है कि हाँ बिल्कुल मैंने खाना खा लिया। एक आपको पूछ रहे खाना खा लिया, आप अपनी गर्दन को हिला रहे हैं, तो वो क्या है, नॉन वर्बल है। आप बोल नहीं रहे हैं तो वो क्या है, नॉन वर्बल। अगर आप बोल रहे हैं और बता रहे हैं तो वो क्या है, वर्बल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट। जी हाँ बिल्कुल, जिसकी मैं जिक्र कर रहा था कि 3 क्वेश्चन यहाँ पे एमपीसीएच में इमेज बेस्ड पूछे गए थे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट। आपको ये जो उपकरण दिखाया गया है, जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाया गया है, इसको आइडेंटिफाई करना था और आपको बताना था कि ये क्या है। ऑप्शन आपको दिए गए, फर्स्ट है डिसेक्टिंग फॉरसेप्स, नेक्स्ट डायलेटर, नेक्स्ट है स्पेटुला, नेक्स्ट है बीपी हैंडल। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, बीपी हैंडल। ये एम्स में पूछा जा सकता है दोस्तों, याद कर लेना। ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाया गया वो क्या है, बीपी हैंडल, बीपी हैंडल। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से, आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट। देखिए आपको फिर से इंस्ट्रूमेंट पूछा गया कि आइडेंटिफाई कीजिए और बताइए कि ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाया गया वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन में देखिए बिल्कुल सीधा सिंपल इंस्ट्रूमेंट आपको पूछा गया यहाँ पर भी। फर्स्ट आईवी कैनुला, नेक्स्ट वेजल डायलेटर, नेक्स्ट लंबर पंक्चर निडल, नेक्स्ट लॉन्ग निडल। दोस्तों बिल्कुल ये तो इमेज देख के आपको पता चल रहा है कि ये तो लंबर पंक्चर निडल है। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, एलपी निडल, एलपी निडल, यानी कि लंबर पंक्चर निडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड लास्ट क्वेश्चन जो इमेज बेस का था, मतलब 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में, और 3 ही क्वेश्चन आपको इंस्ट्रूमेंट जो पूछे गए थे, यानी कि इमेज बेस वाले क्वेश्चन पूछे गए थे IBQ, वो सेकंड शिफ्ट में भी 3 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। तो वो पेपर हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, उसमें बताऊंगा कौन कौन से वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे नेम ऑफ दिस मशीन, इस मशीन का आपको नाम बताना है, और बिल्कुल सीधी सिंपल ये मशीन है। आपने जहाँ पर भी ड्यूटी किया ना, वहाँ पे ये मशीन आपने ज़रूर देखी होगी। देखिए यहाँ पे जो मशीन है वो आपको दिखा रखी है और पूछा गया कि ये कौन सी मशीन है। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट है कार्डियक मॉनिटर, नेक्स्ट डिफिब्रिलेटर, नेक्स्ट पल्स ऑक्सीमीटर, नेक्स्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर। दोस्तों यहाँ पे जो आपको मशीन दिखाई गई वो कौन सी है, ऑप्शन सेकंड, डिफिब्रिलेटर। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन सेकंड। ये कौन सी मशीन है, डिफिब्रिलेटर। तो दोस्तों ये थे हमारे 100 क्वेश्चंस जो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि जो 50 क्वेश्चन हमारे रिमेनिंग रह गए थे ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और अगला जो आपको पार्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको एमपीसीएचओ का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे यूपीआरवीएनएल, इस प्रकार से कोई एग्ज़ाम अभी हुआ था, उस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। RVVNL कुछ इस प्रकार से पेपर है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो वो पेपर भी आपको कंप्लीट देखना है फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। यूपी का जो एग्ज़ाम हुआ था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो पेपर हुआ था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से आपको पढ़ना है। दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा और घर पे रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। अपने फ्यूचर को लेकर बिल्कुल आप सीरियस हो जाइए, नहीं तो यूँ समझिए कि आपकी एक एक साल कम होती जा रही है। अगर आपको फ्यूचर बनाना ही है तो एक बार आप मेहनत कर लीजिए। जितना दुखी आप होते हैं उतना दुखी आप हो जाइए। दुखी होने का मतलब ये नहीं है कि आप एनी टाइम टेंशन में रहो, डिप्रेशन में रहो, ऐसा नहीं है। मतलब आपको इतनी मेहनत करनी है, मतलब आपको सारे सुख छोड़ देने हैं, है ना। कुल मिला के बात ये है, सारे सुख छोड़ देने हैं और दुख की ज़िंदगी आपको जीनी है, यानी कि आपको पढ़ाई करनी है। तो आपको सिलेक्शन भी मिलेगा, श्योर मिलेगा। ओके, तो फ्रेंड्स आप घर पे रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।